राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक हैमलेट। लेखक विलियम शेक्सपियर, निर्देशक के.एस. राजेंद्रन। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का मोबाइल फ़ोन या तो स्विच ऑफ होगा, नहीं तो साइलेंट मोड पर होगा। थैंक यू। तो आइए प्रस्तुत करते हैं नाटक हैमलेट। डेनमार्क के राजा की जय। कौन? बर्नार्डो। हाँ, बर्नार्डो बिल्कुल ठीक समय पर आए हो तुम। 12 बज गए हैं फ्रांसिस्को। तुम्हारा पहरा खत्म हुआ, अब तुम जाओ आराम करो। राहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बर्नार्डो। कैसी भयंकर सर्दी है और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। घबरा रहा है? क्यों? पहरे पे तो सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, पहरे पे मेरे साथी होरेशियो और मार्सलस मिले तो उनसे कहना कि जल्दी ही आ जाएं। मुझे लगता है उनके पैरों की आठ आ रही है। खबरदार, कौन है वहाँ? मैं हूँ, होरेशियो। और दोस्त से सर जी, सलाम दे दोस्त। सलाम एक सिपाही। तुम्हारी जगह किसने दी? मेरी जगह बर्नार्डो। अच्छा, सलाम। बर्नार्डो, कैसे हो तुम? मार्सलस, वो होरेशियो है क्या? हाँ, एक टुकड़ा उसी का। आओ होरेशियो, आओ मार्सलस। तो क्या वो चीज आज रात फिर नजर आई तुम्हें? अभी तक तो नहीं। होरेशियो कहता है ये सब हमारे मन का वहम है और किसी भी तरह उस भयानक चीज का यकीन करने को तैयार नहीं जो हमने 2 बार देखी है। इसलिए मैं बहुत कह सुनकर उसे अपने साथ लेता आया ताकि आज रात वो भी हमारे संग संग पहरा दे सके, और अगर वो प्रेत फिर नजर आता है तो हमारे आंखों देखे की गवाही दे सके और उससे बात कर सके। अब वो नहीं आने वाला। होरेशियो, हाँ, बेशक तुमने हमारे इस किस्से को सुनने के लिए अपने कान पत्थर कर लिए हैं, तो भी हमें एक बार मौका दो वो सब कुछ सुनाने का जो हमने 2 रात देखा है। अच्छा, ठीक, सुना। ध्रुव तारे के पश्चिम को वो तारा देख रहे हो ना? हाँ। कल रात जब वो आसमान में चक्कर काटता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां इस वक्त तो चमक रहा है, तब मैं और मार्सलस तब रात के 1 बज रहे थे। वो देखो, फिर आ गया वो। आदमी होरेशियो, कुछ बात करो ना उससे। गौर से देखो होरेशियो, राजा साहब की शक्ल है ना? हाँ, हो बहू। मेरा तो अचंभे और डर के मारे खून सर्द पड़ा जाता है। शायद वो चाहता है कोई कुछ कहे उससे। कुछ पूछो ना उससे होरेशियो। तो क्या है? तो क्या है जो हथियार बैठा है रात में पहर? खबर में सोए हुए
शायद डेनमार्क का सजीला और सुरमाओं जैसा रूप, जिसमें कभी कभी वो घूमने निकलते थे। तुझे ऊपर वाले की कसम दिलाता हूं, जवाब दे। से बुरा लग गया। बोल बोल, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, मैं तुझसे जवाब मांग रहा हूं, जवाब दे। देखो वो पीछे खिसक रहा है। बोल। चला गया, चला गया और कुछ ना कहा उसने। क्या हुआ होरेशियो, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा तो चेहरा पीला पड़ गया है। वो चीज कोई कोरा वहम नहीं थी ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? ईश्वर जानता है, मुझे तो हरगिज विश्वास ना होता और खुद मेरी आंखें गवाह ना होती। बिल्कुल राजा साहब की जैसे रंगरूप। क्या ख्याल है? उतना ही जितना कि तुम खुद अपने जैसे हो। यही कवच वो उस दिन पहले थे जिससे घमंडी नार्वे से मोर्चा लिया। बड़ी यकीन की बात है। इसी तरह पहले भी 2 बार ठीक इसी वक्त रात के इस मुर्दा सन्नाटे में वो अपनी इसी फौजी चाल में हमारे पैर से गुजर चुका है। मेरी अकल काम नहीं कर रही है, मगर सब कुछ जोड़ बटोर कर ये लग रहा है ये हमारे राज्य में किसी नए विस्फोट की पूर्व सूचना है। क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है कि आजकल चौकी पहरे पर इतनी कड़ी पाबंदी क्यों है कि लोग तंग हैं? क्यों विदेशी बाजारों से युद्ध के हथियारों की ऐसी खरीद हो रही है? क्या होने जा रहा है इस भगदड़ में कि रात भी पसीने से उतनी ही लथपथ है जितना कि दिन? कौन बता सकता है मुझे? मैं बता सकता हूँ। कम से कम जो अखबार नॉर्वे के फोर्टिन ब्रास ने अपने घमंड भरे जोश में आके हमें लड़ाई की चुनौती दी थी, ये कहते हुए कि अगर उसकी लड़ाई में हार हो जाए तो उसके जान के साथ साथ उसके कब्जे की सारी जमीन जीतने वालों की हो जाएगी। उस लड़ाई में हमारे राजा फोर्टिन ब्रास ने मार डाला और उसकी सारी जमीन ले ली। किस्सा यह है कि उसी फोर्टिन ब्रास के बेटे ने नॉर्वे के आसपास बहुत सारे गुंडा बदमाशों को इकट्ठा कर लिया और हमसे उस जमीन को छीन लेना चाहता है जो उसका बाप पहले ही हमारे हाथों हार चुका है। मुझे लगता है कि यही इन सब तैयारियों का मुख्य उद्देश्य है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। शायद इसीलिए है अमंगल की मूर्ति हर रात पहरे पर आती है, बिल्कुल हमारे स्वर्ग के राजा साहब के जैसी, जो इन सब लड़ाइयों के कारण थे और हैं। बेशक के मन की आंख में गड़ने वाली एक खिड़की रोम में जूलियस के मारे जाने के पहले कब्रें खाली हो चुकी थी और कफन लपेटे मुर्दे चीखते चिल्लाते रोम की गलियों में घूमने लगे। ऐसा हो गया जैसे मानो प्रलय के दिन आ गए। ठीक वैसे ही भयानक घटनाओं का पूर्व संकेत आज हमारे देश में भी देखने के लिए मिल रहा है। मगर चुप, वो देखो, वो फिर आ रहा है। की बात नहीं, पूरे ही क्यों ना सलामी पूरा। अगर तेरे गले में आवाज, मुंह में जबान, मुंह से बात, कोई ऐसा नहीं काम जो तुझको शांति दे सके उसका यश, तो मुझे बता। अपनी जिंदगी में लूट खसूट का खजाना धरती के पेट में गाड़ रखा है। इसे लोग कहते हैं मर जाने के बाद यह आत्मा उसका चक्कर काटा करती है। तो बोल बोल बोल, मैं तुझसे पूछा, मैं तुझसे जवाब मांग रहा हूं, जवाब दे। बोल। देखो ये जा रहा है, मार्शल से रोको। चला दो अपना माला। हाँ चला दो। चला गया, चला गया। सुबह होने को है। आओ अब हम अपना पहरा चौकी खत्म करें। आज रात जो कुछ भी देखा है चल के शहजादे हेमलेट को बतला दे। हो सकता है ये जो हमारे लिए गूंगा था वो शहजादे हेमलेट से जरूर बात करेगा। क्यों, तुम्हारी भी राय है ना? बिल्कुल। और मुझे पता है कि कल सुबह के वक्त वो हमें यकीनन कहाँ पर मिल सकते हैं। हाँ चलो चलो।
हमें मालूम है कि हमारे अजीज भाई हेमलेट के मौत के जख्म अभी भी ताजा है, और यह सही भी था कि हमारे दिल गम से बोझिल हों और हमारे राज्य के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें हों। लेकिन फिर भी बहुत सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी गम के दरिया में इस कदर डूब जाना कि हम अपना वजूद ही भुला बैठे, यह भी तो मुनासिब नहीं। इसलिए हमने गमज़दा खुशी के साथ एक आंख मगन और दूसरी डबडबाई, जैसे जनाजे के साथ कहता है शादी के साथ मातम का संगम हो, गम और खुशी का पलड़ा एकदम बराबर, इस तरीके से हमने निकाह किया है उनके साथ जो पहले हमारी भावज थी और अब उत्तराधिकार से हमारे इस लड़ाकू राज्य की महारानी है, हमारी शरीक हयात। और हाँ, इस मामले में अपनी राय रखने की पूरी आजादी होने के बावजूद आप लोगों ने तहे दिल से हमारा साथ दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ तो लेडीज, कुछ कहना चाहते थे तुम हमसे? लेडीज, ऐसी कौन सी शय है जो तुम सम्राट डेनमार्क से कहो और तुम्हारी जबान खाली जाए? ये दिल दिमाग का इतना सगा नहीं है, ये हाथ मुंह का इतना सगा नहीं जितनी डेनमार्क की राजगद्दी तुम्हारे पिता की है। खुलकर बोलो नौजवान, क्या चाहते हो? बोलते हुए डर लगता है सरकार। आपके राजतिलक की तरफ अपना फर्ज का ख्याल करके मैं खुद अपनी इच्छा से यहाँ आया था। अब काम पूरा हो जाने के बाद मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरा ख्याल और मेरे आरजू फिर से फ्रांस की तरफ झुक रहा है। मैं उसके लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपने पिताजी से पूछिए आपने। पोलोनियस का क्या कहना है? बंधा पर्वत बार बार आरजू मिनट का केस ने जैसे तैसे मेरी इजाजत हासिल कर ली है और मैंने आखिरकार उसकी मर्जी पर अपने अनमनी राजामंदी की मुहर लगा दी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी इसको जाने की इजाजत दे दे। लेडीज, हम तुम्हें फ्रांस जाने की इजाजत देते हैं। तुम अपने वक्त के मालिक हो और करीने से अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल करो। अब हम अपने अजीज और अपने बेटे हेमलेट के बारे में ये बताएं। ज्यादा और बेटे से जरा कम। क्या बात है हेमलेट, तुम्हारे चेहरे पर अभी भी घटाएं सी छाई हुई है? हाँ, मेरी तरफ तो हर तरफ से धूप ही धूप पड़ रही है। हामलेट फेंक दो, अलग कर दो अपने से ये रात की सियाही और दोस्त की निगाहों से देखो हमारे डेनमार्क को। ऐसे झुकी झुकी पलकों से हरदम मत खोजो अपने धर्मात्मा पिता को, ऐसे भूल नहीं। तुम तो जानते ही इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। जो जीता है उसे जरूर मरना है और मिल जाना है इस आनंद में। बड़ी साधारण बात है ना, सच में। तब फिर तुम्हें क्यों इतनी असाधारण सी लगती है? लगती नहीं है लगने की बात में नहीं जानता। और मेरा ये ख्याल अब है कुछ जाहिर नहीं करता मेरे बारे में। ना ही लंबी लंबी सरदाहें और ना ही शोक में डूबा हुआ मेरा ये चेहरा ही कुछ व्यक्त करता है। क्योंकि ये सब चीजें जो दिखती है ये नाटक है जो कोई भी खेल सकता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छी और काबिले तारीफ बात है। भीतर जो कुछ भी है वो मातम के इन दिखावों से बिल्कुल परे है। हेमलेट, ये बहुत ही अच्छी और काबिले तारीफ बात है तुम्हारे स्वभाव में, हाँ? कि इस तरह से शोक करना अपने पिता की स्मृति का। लेकिन तुम्हें ये भी जानना चाहिए बेटे कि तुम्हारे पिता ने अपने पिता को खोया और उनके पिता ने उनके पिता को खोया। और हर वो बेटा जिसे बाप अपने पीछे छोड़ जाता है, ये मुनासिब है कि वो कुछ देर के लिए अपने पिता की मृत्यु का शोक करे, लेकिन उसमें एक जिद्दी बच्चे की तरह डटे रहना ये एक नापाक हठीलापन है। इससे पता चलता है उस ईश्वर के प्रति गहरी अनास्था का, कच्चे दिल का, अधीर मन का, एक ऐसी समझ का जो कि शिक्षा और संस्कार से बिल्कुल कोरी है। जब हमें पता है कि एक चीज होनी है जो कि इतनी मामूली और आम है, जो रोजमर्रा की कोई भी चीज हो सकती है, तो फिर हम अपनी हरदर्मी में क्यों इतना शोक करें? ये एक गुनाह है। ये गुनाह है उस ईश्वर के प्रति, मरने वाले के प्रति और इस जीवन के प्रति।
इसलिए हम तुमसे बस इतना ही कहते हैं कि अब इस व्यर्थ के शौक पर मिट्टी कर और हमें इतना पिता समझो, हाँ? ताकि ये दुनिया जान सके कि तुम ही हमारी गद्दी के सबसे करीबी वारिस हो। एक अच्छे से अच्छा बाप अपने बेटे को जैसी आला दर्जे की मोहब्बत दे सकता है, मैं ऐसी तुम्हें देता हूं। और हाँ, तुम्हारा ये विटनबर्ग को लौटने का फैसला हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम यहीं रहो डेनमार्क में हम लोगों के साथ। मेरे खास दरबारी, मेरे अजीज, मेरे बेटे। अपने माँ की भी बात नहीं मानते। मैं तुमसे कहती हूँ, विटनबर्ग मत जाओ, यही रहो, हमारे साथ रहो। मैं यही रहूंगा इन्हीं के साथ। बहुत अच्छा है, यही रहो डेनमार्क में हम लोगों के साथ। आइए चले। और हाँ, हेमलेट की इस नेक दिल और खुशी खुशी दी गई मंजूरी से हमारे दिल की कली खिल गई है। और आज की रात शराब का हर वो जाम जो डेनमार्क पिएगा, उसके लिए हमारे महल की ऊंची से ऊंची तोप गरज कर आसमानों से बात करेगी और उसका जवाब आसमान अपनी गरज से देगा। काश की एक पत्थर जिस पिघल सकता और ढल जाता हो उसकी एक बूंद जैसा, या फिर उस अविनाशी ने आत्मघात की मनाही न की होती। ये बासी निरर्थक लगते हैं दुनिया के सब तौर तरीके। झाड़ झंकार से भरा हुआ बगीचा फूल दे तो कहां से, जबकि सड़ी गली चीजों ने ऊपर से नीचे तक ढक लिया है इसको। इतना प्यार करते थे वो मेरी मां से कि आसमानी हवाओं को भी रुखाई से पेश आने की इजाजत न थी। और इन्होंने शादी कर ली, सो भी मेरे चाचा से, अपने पति के भाई से। याद करना जरूरी है क्या? और ना कैसी लगी लगी फिरती है मेरी मां से, जैसे कि खाने से भूख और बढ़ गई। तक वो उनके जूते पुराने भी नहीं हुए थे जिन्हें पहनकर वो मेरे बाप के जनाजे में गई थी, नियोबी की तरह आंसुओं से तरबतर। और तो और जानवर भी जिसे सोचने समझने का मादा नहीं होता, वो भी इनसे ज्यादा दिनों तक ही शोक मनाता। इन्होंने शादी कर ली। लानत है पाप के बिस्तर पर पहुंचने की इस कमीनी जल्दबाजी पर। बेवफाई तेरा ही एक नाम औरत है। ये ठीक नहीं है, ना ही इसका अंजाम ठीक होगा। कि तब तक मुझे अपने होठों पर उंगलियां रखनी होगी, दिल भले ही टुकड़े टुकड़े हो जाए। हुजूर को आदाब अर्ज करता हूं। तुम ही होना है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वही आपका गरीब खादिम, हमेशा हमेशा। खादिम नहीं, मेरे एक दोस्त, मैं तुम्हारा खादिम। वैसे तुम तो विटनबर्ग में थे ना? हाँ। यहाँ क्यों कर आना? बस हमारा गर्दी का शौक है हुजूर। मैं तुम्हारे दुश्मन के मुंह से भी ये बात नहीं सुन सकता। मैं जानता हूँ कि तुम हमारा गर्द नहीं हो। वैसे सच कहो, तुम्हारे एल्सिनोर में क्या था? मैं आपके पिता का अंतिम संस्कार देखने आया। मैं तो समझता हूँ कि तुम मेरी माँ की शादी देखने आए थे। बेशक शादी फौरन उसके बाद ही। किफायत शायद। मेरे दुश्मन को मुझे स्वर्ग की जगह नर्क में देखना मंजूर था, मगर ये दिन नहीं। मेरे पिता ऐसा लगता है जैसे वो मेरी आंखों के सामने खड़े हो। कहाँ हुजूर, कहाँ? मेरी मन की आंखों के आगे। मैंने कल रात उनको देखा था, बहुत अच्छे थे वो। देखा था? हाँ। किसे? आपके पिता राजा साहब। मेरे पिता राजा साहब? हाँ हुजूर। अपनी हैरानी को जरा देर बस नहीं कीजिए।
और मेरी बात कान लगाकर सुनिए। मैं इन लोगों को गवाह बनाकर आपको अचरज भरी घटना सुनाता हूँ। जल्दी सुनो। बराबर 2 रात, आधी रात के मुर्दा बियाबान सन्नाटे में मार्सेलस और बर्नार्डो को एक ऐसा तजुर्बा हुआ जो मैं आपको बतलाता हूँ। आपके पिता जैसी एक आकृति, सर से लेकर पैर तक हथियारों से लैस राजसी आन बान के साथ इनके पास आती है और धीरे धीरे इनके पास से गुजर जाती है। 3 बार, लगातार 3 बार डरी हुई, हैरान और परेशान आंखों के आगे से इनके गुजरी, इनके डंडे की जद में। मगर इनको तो डर के मारे ठंडा पसीना आ रहा था, कांप रहे थे, सो अलग बोल नहीं पा रहे थे डर के मारे। ये भेद की बात इन्होंने चुपके से आके मुझको बतलाई। और तीसरी रात मैंने भी इनके साथ पहरा दिया। वो प्रेत फिर आया, ठीक उसी वक्त, वही शक्ल सूरत, लफ्ज व लफ्ज जैसे कि इन्होंने मुझे बतलाया था। मैं आपके पिता को जानता था हुजूर, कि ये हाथ भी क्या हूबहू वैसे ही मिलते होंगे। कहाँ हुआ ये सब? ठीक उसी चबूतरे पर हुजूर, जहाँ पर हम पहरा दे रहे थे। तो तुमने उससे कुछ कहा नहीं? कहा हुजूर, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, एक बार उसने सर उठाया और कुछ बोलने को हुआ, तभी मुर्गे ने जोर से बांग दी। उसकी आवाज सुनते ही वो जाने कहाँ झट से गायब हुआ। बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल सच बात है हुजूर, जहाँ तक मैं जी रहा हूँ। लिहाजा हमने इस बात को आपके पास तक पहुँचाना अपना फर्ज समझा। ठीक है, लेकिन मुझे अब इस बात से बहुत परेशानी हो रही है। आजाद भी तुम्हारा भाई है? जी सरकार। हथियारों से लैस तुमने कहा? जी सरकार, हथियारों से लैस। सर से पैर तक? जी सरकार, सर से पैर। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? देखा था हुजूर, टोपी का छज्जा उठा हुआ था। क्यों? उसकी क्यों ना चढ़ी हुई थी? गुस्से से ज्यादा दर्द था चेहरे पर। चेहरे का रंग कैसा था? लाल या पीला? नहीं, बहुत पीला। आंखें बराबर तुम पर चली हुई? हाँ, बहुत सख्ती के साथ। कितनी देर तक रुका? यही जितनी देर में 100 की गिनती गिनी जा सकती है। और ज्यादा? हाँ, जितनी देर में रहा उससे ज्यादा नहीं। दाढ़ी मटना नहीं सीखी? हाँ, वैसे ही जैसे मैंने उन्हें जीते जी देखी थी, स्याह रंग पर चांदी से फिरी हुई। मैं आप जरा तुम्हारे साथ पहले पर जाऊंगा। जी सरकार। कौन जाने की उठे वहां है? वो आएगा हुजूर, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो जरूर आएगा। अगर वो मेरे पिता की शक्ल अख्तियार करता है तो मैं जरूर उनसे बात करूंगा। फिर चाहे साक्षात नर्क मुंह फाड़े मुझे खामोश रहने के लिए क्यों ना करें, मैं उनसे बात करूंगा। और आप लोगों से कहती है, अभी तक इस आंखों देखी को आपने इसी तरह छिपा कर रखा है, आगे भी इसको इसी तरह छिपा कर रखें। आपको इसका काम मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा हुजूर। 11 और 12 के बीच मुझे चबूतरे में मिलना है। जी हुजूर। बताइए। पिता की आत्मा हथियारों से लैस जरूर कुछ धोखा दे रही है। काश की रात जल्दी उतर आती, मगर तब तक शाम बैठूंगी ना। बुरे कामों का पर्दाफाश हुए बिना नहीं रहे। मेरा सारा सामान और सुन, हवा सब कुछ तरफ की हो और जहाज जा रहा हो तो सो ना जाना, मुझे खत लिखते रहना। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? और सुन, आजकल तुम्हारे ऊपर हैमलेट कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है, उसके बातों पे मत आना। क्यों? क्या कोई खास बात है? मुमकिन है कि वो अभी तुमसे प्रेम करता हो और उसके इरादे में कोई खोट ना हो, लेकिन उसके बड़प्पन को देखते हुए तुम्हें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो अपने मन का राजा नहीं, वो तो खुद अपने पैदाइश का गुलाम है। उसका चुनाव पर तो सारे राज्य का सुरक्षा और भला ही निर्भर है। इसलिए वो जब भी तुम्हें कहता है कि वो तुमसे प्रेम करता है तो तुम उस बात को वहीं तक विश्वास करना जहां तक उस बात का वो तुम्हें प्रमाण दे सके। और देखना, इसमें वो डेनमार्क के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। इसलिए जरा संजीदगी से गौर करो, तुम्हारी इज्जत का कितना नुकसान पहुंचेगा अगर तुम उसकी प्रेम गीत सुनकर उसको विश्वास कर लेती हो। मेरी प्यारी बहन, इस मोहब्बत की मैदान से दूर रहो, उसकी खतरों से दूर। जवानी अपने को ही बगावत करती है,
पास कोई हो या ना हो। तुम्हारी इस नसीहत को मैं अपने दिल का पहरेदार बनाकर रखूंगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे जन्नत का वो बीहड़, चटीला और मुश्किल रास्ता मत बताओ जो वो कमबख्त पादरी औरों को बताते हैं, जबकि खुद अपने ही नसीहतों की खास परवाह न करके इश्कबाजी में लगे इठलाते फिरते। मेरी तरफ से दिल में ऐसा ख्याल बिल्कुल न लाना। अरे लेडीज तो अभी यही हो? छी, जाओ सवार हो, जहाज तुम्हारे लिए रुका खड़ा है, जाओ जल्दी जाओ। और हाँ, ये चंद सीख ताक लेना अपने मन में, लोगों से मिलनसार होना, मगर इतने नहीं कि अपनी कीमत ही गिरा लो। झगड़े में पड़ने से बचना, लेकिन अगर पढ़े जाओ तो फिर इस तरह उसको निभाना कि दुश्मन तुमसे बचता फिरे। सुनना सबकी, खुलना किसी से नहीं, राय सबसे लेना, फैसला अपने तक रखना। चल। और हाँ, कपड़े दामी खरीदना, क्योंकि आदमी अक्सर अपने लिबास से पहचाना जाता है, और फ्रांस के अमीर उमरा ऊंचे ऊंचे मर्तबों के लोग इस मामले में बहुत शौकीन है। चल। और हाँ, ना कर्ज लेना ना देना, क्योंकि कर्ज लेने में अक्सर रकम भी हाथ से जाती है और दोस्त भी। और हाँ, सबसे बड़ी बात अपने तक सच्चे रहना। अच्छा अब तुम जाओ, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। अरे जाओ, क्या कर रहे हैं? देर हो गई, जाओ जल्दी जाओ। ओफेलिया, मेरे बात का ध्यान देना। हाँ। उसने तुमसे क्या कहा है ओफेलिया? वो शहजादे हैमलेट के बारे में कुछ बात थी। ओह अच्छा, खूब याद आया। मैंने सुना है कि इधर वो तुझसे अकेले में खूब मिलता रहा है, और तू भी खूब जी खोल कर उससे मिलती जुलती रही है। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुझसे कहना पड़ेगा कि तू अपना भला बुरा उतना अच्छी तरह नहीं समझती जितना अपनी इज्जत आबरू के ख्याल से तुझको समझना चाहिए। सच सच बता, तेरे और उसके बीच मामला क्या है? पिताजी, उन्होंने इधर कई बार मुझसे मोहब्बत का करार किया। मोहब्बत? हट, तू बिल्कुल नादान लड़की की तरह बात करती है। किसी कभी इन खतरनाक सूरतों से गुजरना नहीं पड़ा? तू उसकी करार का, जिसे तू करार कहती है, यकीन करती है? मैं नहीं जानती पिताजी। वही तो मैं तुझे सिखलाऊंगा। तू बिल्कुल बच्चा है जो इस घोर करार को सच्चा समझते है। अपने को इतना सस्ता करार न दे, वरना तू मुझको बेवकूफ करार देगी। लेकिन पिताजी, उन्होंने बहुत ही संजीदा तौर से मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है। ठीक कहा तुमने। तो जा जा रहे दे। और अपने शब्दों की तारीफ में बड़ी बड़ी कस्में भी खाई है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? भोली भारी चिड़ियों को फंसाने का जाल है सब। मैं खूब जानता हूँ। खून में गर्मी आती है तो शाहकश दिल जवान को कैसे कैसे कस्में बाज देता है। ये चिंगारियां है बेटी, इनमें गर्मी नहीं बस चमक होती है। इन्हें कभी आग मत चमकती। और जहां तक शहजादे हैमलेट की बात है, इतना समझ लो कि वो तो नौजवान है और तुमसे ज्यादा आजाद है। 100 बात की एक बात, तुम उसके वादों का भरोसा मत करो ओफेलिया, क्योंकि वो तो एक दलाल है जिनके रंग वो नहीं जो उनकी सच धज से पता चलता है। मुझे अब और कुछ नहीं कहना है, बस इतनी बात मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि अब से तू अपने फुर्सत के एक पल भी शहजादे हैमलेट से बोलने और बातें करने में गवाओ। ये मेरा हुक्म है। ये आवाज कैसी? इसका मतलब क्या है? राजा साहब ने आज रद्द किया है। अच्छा, हाँ, प्याले पर प्याले पिए जाएंगे और पीने वालों में होड़ लगी है। हाँ, राजा साहब जब अपना गिलास खत्म कर चुके हैं तो 1 घंटे और नगौड़ी और क्योरिया बजाकर उनकी जीत का ऐलान करते हैं। क्यों? ऐसा कुछ रीत है क्या? रीत? हाँ, रीत ही समझे। गो में यहीं का पला बड़ा हूँ, इन्हीं रीति रिवाज में बड़ा हुआ हूँ। ऐसी रीतों का यहाँ कम ही रिवाज है, और इन्हीं रीतों की वजह से पूरब के पश्चिम के लोग हमें न जाने पियक्कड़ और कैसी कैसी गालियां देते हैं। हुआ क्या?
वो आगे हुजूर। तू चाहे अच्छी आत्मा है या बुरी आत्मा, मैं तुझसे जरूर बात करूंगा। बता बता क्यों तेरी हड्डियां जो दुआएं पढ़कर दफना दी गई थी आज इस कदर अपना कब्र चीर कर बाहर आ गई है। बता जिस कब्र में हमने तुझे सुलाया था कि उसने मरमरी जबड़े खोलकर तुझे इस कदर बाहर कर दिया। बता मुझे और अंधेरे पर। ये आपको अपने साथ ले जाने का इशारा कर रहा है। शायद अकेले में कुछ कहना चाहता है, मगर जाइएगा मत। देखिए हुजूर, कैसे सुहाने अंदाज में वो आपको हम सबसे अलग एकांत में बुला रहा है, मगर चाहिएगा मत हुजूर। हरगिज़ नहीं। अगर वो मुझसे कुछ कहेगा नहीं तो मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। नहीं हुजूर, अगर वो आपको बहला कर पानी की तरफ ले जाए और पहाड़ की किसी ऊंची चोटी पर ले जाकर कोई भयानक सा शक्ल अख्तियार कर ले तो क्या होगा, जरा सोचिए। मैं कौड़ी मोल नहीं समझता अपने जीवन का, और आत्मा उसका ये बिगाड़ी कैसे? नहीं हुजूर, मत जाइए, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मत जाइए हुजूर। हुजूर जाने क्या सोच सोच कर इसने दिमाग खराब कर लिया है। चलो हम भी चलें, इस मामले में तो आपको माना बिल्कुल ठीक नहीं है। ना जाने क्या होने जा रहा है हमारे इस मुल्क डेनमार्क में जो ये सब ऐसा रहा है। चलो सुनो कान लगाकर, मेरी घड़ी आ पहुंची समझो, जब मुझे दारुण कष्ट भरी गंध की लपटों के हवाले कर देना होगा अपने को। तरस ना खाओ मुझ पर, ध्यान देकर सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मैं समर्पित हूं सुनने के लिए। सुन चुकने पर बदला लेने को। मैं तेरे पिता की अभिशप्त आत्मा हूं। रात भर यहां वहां भटकना और दिन भर आग में झुलसना, यही मेरी नियति है। अगर कभी तुझे अपने प्यारे बाप से मोहब्बत थी तो बदला ले उसकी नीच और पैशाचिक हत्या का। हत्या जैसी भी हत्या नीच काम है, और ये तो उससे भी बढ़ चढ़कर नीच अनहोनी पैशाचिक हत्या थी। जल्दी से जल्दी मुझे इसका हल बताइए ताकि मैं इसका बदला ले सकूं। मैं तुझे इसके काबिल पाता हूं। मेरी मौत के बारे में ये खबर फैलाई गई थी कि मैं अपने बाग में सो रहा था, जबकि एक सांप ने आकर मुझको डस लिया। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है जो सारे डेनमार्क के लोगों के कानों में डाला गया है। मैं तुझको सच बतलाता हूं, जिस सांप ने तेरे बाप को डसा था आज उसके सर पर डेनमार्क का ताज है। वो अच्छा था मेरा। वही बदकार जिनाकार जानवर जिसने अपनी बातों के जादू से और धाक भरी सौगातों से, ओ ये बातें और सौगातें जिनमें इतनी बड़ी ताकत होती है किसी को भी गुमराह करने की, मेरी रानी को जो देखने में इतनी पवित्र और भली थी उसको भी अपनी घिनौनी वासना का शिकार बना डाला। हो इतना भयानक था वो पतन। कहा मैं जिसके प्रेम में वो मर्यादा थी जिसने अंत तक निभा ब्याह की अपनी सौगंध की, और कहा वो
जलील आदमी जो बिल्कुल कंगाल था उन सब बातों से जो मेरे अंदर थी। जैसे सतवंती डिग नहीं सकती, चाहे साक्षात कामदेव ही आकर क्यों ना उसको रिझाएं पर जाएं, वैसे ही उल्टा औरत चाहे किसी फरिश्ते से ही उसका रिश्ता क्यों ना हो, वो अपने सरक सेज पर छीछड़ों से अपना पेट भरेगी और भरेगी और भरेगी। मुझे सुबह की हवा जैसी कुछ गंध आ रही है। थोड़े ही शब्दों में मुझे सारी बातें कहनी होंगी। तीसरा पहर, जैसा मेरा रोज का नियम था, मैं अपने बाग में बेखबर सो रहा था, तभी तेरा चाचा शीशी में एक भयानक जहरीली जड़ी का रस लेकर आया और डाल गया चुपके से मेरे कानों में। इस तरह एक भाई के हाथों सोते में ही मेरे प्राण हर लिए गए, मेरी रानी और मेरा ताज। मेरे आखिरी सफर का एक भी सामान तैयार ना हुआ, ना एक भी क्रिया मेरे आत्मा की शांति की, ना हिसाब मेरे गुनाहों का। यूं ही अपने सब पाप कर्मों का बोझ सर पर उठाए हिसाब के लिए भेज दिया। ओ, कितना भयानक। अगर तुझे अपने बाप का दर्द है तो इस जुल्म को बर्दाश्त मत कर। डेनमार्क के शाही बिस्तर को वासना की सेज मत बनने दे। हाँ, लेकिन एक बात कहूंगा, तुम चाहे जो करो, मां के प्रति अपना मन कभी मैला ना करना, ना उसके खिलाफ कोई इरादा अपने दिल में लाना। उसे ईश्वर के न्याय पर छोड़ देना, वो चुपते और डंक मारते हुए कांटे जो उसके दिल में घर किए बैठे हैं। अच्छा, अब मुझे फौरन चल देना चाहिए। जुगनों से पता चलता है सुबह करीब है, उनकी चमक फीकी पड़ गई है। विदा, मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। समझो मेरे दिल, और तुम मेरी नाड़ियां भी अभी से जवाब ना दो। ताकत दो मुझे ताकि मैं तन कर खड़ा हो सकूं। तुझे याद रखो, जब तक इस दीवाने दिल में कुछ भी याद रखने की साहत है, अब से मेरे दिमाग की किताब में बस एक तेरा हुक्म रहेगा। सुना तूने नादान रू? अब से मेरा रोज नामचा इसी में है कि मैं इस बात को टाल लूं कि इस दुनिया में ऐसे भी बदमाश होते हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जिनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी अलग नहीं होती। और कहीं हो ना हो, डेनमार्क में तो है, ये मैं जानता हूं। तो चाचा जान, आप तो टंग है। और मुझे याद है उस प्रेत ने मुझसे क्या कहा था। तुझे याद रखो, विदा विदा हुजूर, विदा। हुजूर, शहजादे हैमलेट। इलाहा सरकार, इलाहा सरकार, इलाहा छोकरे। क्या हुआ सरकार? क्या खबर हुजूर? बहुत निराले, बताइए। बहुत निराले। नहीं, तुम खोल दो। नहीं खोलूंगा सर। और नहीं मैं सरकार। तो फिर सुनो, क्या कोई सोच भी सकता था ऐसी बात? इस डेनमार्क में दूसरा ऐसा परे भी नहीं है। हुजूर, ये खबर बतलाने के लिए कब्र से किसी प्रेत के आने की जरूरत न थी। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मगर अब ज्यादा बात को गोल मोल ना घुमाकर इसी में अच्छा है कि तुम लोग अपनी अपनी राह पकड़ो और मैं बेचारा भगवान की प्रार्थना करूँ। हुजूर, आपने कैसी बहकी बातें करी? मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें इस बात से ठेस पहुंची। सचमुच बहुत दुख है। ऐसी कोई बात नहीं, ठेस लगने की बात है। और तुम्हें एक बात बता दूं कि आज रात जो तुमने प्रेत देखा है वो सच्चा है। और जहां तक तुम्हारे मन की कुलबुलाहट है कि उसने मुझसे क्या कहा, तो उसके लिए तो तुम्हें अपने होठों पर उंगलियां रखनी होगी। हाँ, कसम खाओ कि आज रात तुमने जो कुछ भी देखा है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहो। हाँ, हम कसम खाते नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे हुजूर, ईमान कसम। ऐसे नहीं,
मेरी तलवार पर हाथ रखकर कसम खाओ कि आज रात तुमने जो कुछ भी देखा है उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। हुजूर, अभी कसम ही तो खाई है हमने। मेरी तलवार पर हाथ रखो और कसम खाओ, कसम खाओ। शांत शांत बेचैन आत्मा। दोस्तों, मैं अपनी दिल की सब मोहब्बत के साथ खुद को तुम्हारे हवाले करता हूं, और ये गरीब हैमलेट जैसे भी हो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। मगर एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे होठों पर लगी रहे। वक्त का सिराजा बदल रहा है। किस बदजात ने कब का ये बैर चुकाया मुझसे कि मैं पैदा हुआ इस बुरे वक्त को ठीक करने के लिए। चलो दोस्तों, पिताजी, क्या बात है ओफेलिया? पिताजी, अरे हुआ क्या है, बताओ मुझे। पिताजी मैं बहुत डर गई हूँ। अरे बताओ ना, क्या हुआ है? अभी जब मैं अपने कमरे में सिलाई कर रही थी तो मैंने अचानक शहजादे हैमलेट को अपने सामने पाया। हैमलेट? जी, करीबा चाक, लंबे सर, मैले कुचेले मोजे पहने जिनके बंद खुले थे और जो सिमट कर टखनों पर आ रहे थे। अपनी कमीज जैसा ही फीका और बेरंग मुखड़ा उनका, घुटने थर-थर कांपते हुए और चेहरा ऐसा दर्दनाक कि मानो जहन्नुम से छूट कर आए हो वहां के भयानक किस्से सुनाने को। तेरे प्यार ने पागल तो नहीं कर दिया उसे? नहीं जानती पिताजी, लेकिन अंदेशा मुझे भी इसी बात का होता है। अरे आखिर कहा क्या उसने? उन्होंने कसकर मेरी कलाई पकड़ी और फिर एक बार पीछे हटकर अपनी दूसरी पेशानी पर ऐसे हाथ रखे, मेरे चेहरे की ओर इतनी गौर से देखने लगे कि मानो उसकी तस्वीर उतारनी होगी। तो कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे। थोड़ी देर बाद मेरी बाह को होने से झटक कर 3 बार अपनी गर्दन ऐसे ऊपर से नीचे हिलाकर इतनी तेज आग भरी कि मानो उनके जिस्म के पुरसे बिखर कर उनका दम अभी यही निकल जाएगा। और फिर अपनी गर्दन को मेरी तरफ मोड़े रखे, आगे को देखे बिना वो कदम बढ़ाने लगे और इसी तरह अपनी नजरें मेरी नजरों में गड़ाए रखे वो कमरे से बाहर निकल गए। आओ मेरे साथ चलो, मैं राजा साहब से इस बारे में बात करूंगा। ये और कुछ नहीं, प्यार का पागलपन है जो मन के दूसरे किसी भी आवे के बराबर। कितनी ही बार इतना हद से गुजर जाते हैं कि इंसान को जान पर खेल कर कुछ भी कर डालने के लिए उकसाने लगता है। सुनो, तुमने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे उसे चोट पहुंचे? नहीं, अगर जैसे आपने हुक्म किया था मैंने उनकी सारी चिट्ठियां लौटा दी। हाँ, और उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। इसी से वो पागल हो गया है। मुझे अफसोस है कि मैंने गहराई में उतरकर उसको देखने और समझने की कोशिश क्यों नहीं की। मुझे डर था कि सिर्फ तुझसे खेल रहा है, तुझे बर्बाद करना चाहता है। ओहो, आओ राजा साहब के पास चले, ये बात हमको खोले देने होगी, क्योंकि इसे छिपाने से बाद में हालात और भी खराब हो सकते हैं। चलो मेरे साथ चलो, अरे चलो, चल तो सही मेरे साथ चलो। रोजेनक्रांत्स और गिल्डनस्टर्न, काफी दिनों से आप लोगों से मिलने की इच्छा थी हमारी, लेकिन अब तो एक जरूरी काम के सिलसिले में आप लोगों की खास जरूरत है, इसीलिए आप लोगों को जल्दी बुलवाने जाना पड़ा। हैमलेट की काया पलट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। काया पलट ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि ना तो वो बाहर से पहले जैसा रहा है और ना ही भीतर से। पिता का साया सर से उठ जाने के अलावा जाने ऐसी कौन सी बात है जिसने उसको इतना पागल कर दिया है। सुनो, तुम दोनों उसी की उम्र के हो, उसी के साथ पले बड़े हो और एक दूसरे की तबीयत को खूब अच्छी तरह से जानते हो। देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए यही हमारे महल में आए हो, ताकि तुम्हारी संगत में उसके राग रंग में कुछ बदलाव आए और फिर मौके जैसे भी मुमकिन हो इस बात का पता करो कि वो कौन सी चीज है जिसने उसको इतना पागल बना रखा है। जी जनाब, उसने आप दोनों के बारे में मुझको बहुत कुछ बताया है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उनका आप दोनों से जितना लगाव है
उससे ज्यादा और किसी और से नहीं। अगर आप बराए मेहरबानी हमारे साथ इतनी भलमनसी, इतनी नेकी करेंगे कि हमारे उम्मीद को ताकत पहुंचाने और कामयाब बनाने के लिए आपका कुछ कीमती वक्त हमारे साथ बिताए, तो हम भी आपका इस मेहरबानी के लिए वैसा ही शुक्रिया अदा करेंगे जैसा कि राजा को शोभा देता है। आप हमारे राजा हैं और आप हमारे रानी साहिबा है। हमें हुक्म करे, इस तरह की बातें कहकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। हम आपके ताबेदार हैं और आपकी सेवा करने के लिए अपने आप को आपके चरणों में न्योछावर करते हैं। हुक्म करें। शुक्रिया गिल्डेनस्टर्न, शुक्रिया रोजेनक्रांस। शुक्रिया रोजेनक्रांस, शुक्रिया गिल्डेनस्टर्न। अब मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूंगी कि आप जाके हैमलेट से मिलिए, जो आप दोनों को काफी बदला हुआ मिलेगा। और देखो, इनको हैमलेट के पास ले जाओ। भगवान करे हमारा यहाँ रहना और हमारी बात व्यवहार उनके लिए रोचक और गुणकारी साबित हो। जय चिंता ना करें, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। ओ पोलोनियस, कैसे आना हुआ? अपने ईश्वर और अपने नेक दिल राजा साहब की तरफ अपने फर्ज को अपने जान के जैसे प्यार करता हूँ, वरना मैं तो समझता हूँ कि मैंने हैमलेट के पागलपन की असल वजह पा ली हुजूर। तो फौरन बताइए हमें, हम दोनों तो काफी बेचैन हैं ये जानने के लिए। हुजूर, मैं निश्चित तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा है कि हैमलेट के पागलपन की वजह उसके पिता का अचानक मृत्यु और हमारा इस तरह अचानक शादी कर लेना और कुछ नहीं। पोलोनियस की बात सुन लेते हैं। हाँ पोलोनियस बोलिए। जी हुजूर। हुजूर राजा साहब और रानी साहिबा, इस पर बहस करना कि राजा को कैसा होना चाहिए, फर्ज किसे कहते हैं, दिन क्यों दिन है और रात क्यों रात, और वक्त वक्त क्यों है, रात दिन और वक्त की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। लिहाजा क्योंकि बात को थोड़ी में कहना ही उसकी जान है और खींचना महज टीमता, इसलिए मैं अपनी बात थोड़ी में ही कहूंगा। कहिए। आपका नेक बेटा पागल है, मैं उसे पागल ही कहूंगा, क्योंकि पागलपन की और क्या परिभाषा हो सकती है इसकी सिवा कि वो पागल है। मगर छोड़िए इस बात को, असल बात कहिए, लफाजी से क्या हासिल? हुजूर